हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन फंक्शन के बारे में। पार्टीशन फंक्शन क्या है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कैनोनिकल फंक्शन के बारे में। और कैनोनिकल फंक्शन को डिस्कस करके हमने जो है इस पार्टीशन फंक्शन को यहाँ पर फाइंड आउट किया था। यहाँ पर ये जो e की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई अपॉन में सिग्मा आई e की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, जहाँ पर बीटा जो है आपका ये एक 1/kt के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हम जानते हैं इस चीज़ को। और एक कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये कंडीशन हमारे पास मिलती है। यहाँ पर जो ये सिग्मा e की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई है, ये सभी अवस्थाओं के लिए जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए वोल्टेज मान कंपोनेंट्स का एडिशन है ना। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी। तो आपका जो ये है यहाँ पर सिग्मा आई e की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन और z से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, जो सभी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए वोल्टेज मान कंपोनेंट्स का एडिशन यहाँ पर होता है। और ये फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका संबंध होता है, इसका रिलेशन होता है जितने भी आपके थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक्स जो पैरामीटर्स है उनसे। जैसे आपकी मीन एनर्जी है ना, आपका जो हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स एनर्जी फंक्शन, इन सब से इनका रिलेशन होता है। जैसे हम इसके लिए मीन एनर्जी निकालते हैं, तो हम मीन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हम निकालते हैं मीन एनर्जी। कुछ फार्मूलेज हैं जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, जो आगे आने वाले टॉपिक्स में आप लोग बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो मीन एनर्जी हम यहाँ से निकालते हैं। तो मीन एनर्जी के लिए क्या होगा, देखिए मीन एनर्जी है आपकी, यहाँ से मान लेते हैं कि एक गैस है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर किस में है, ये आपकी जो है थर्मल इक्वालिब्रियम में है। एट टेम्परेचर T कोई गैस है और वो गैस कैसी है, आपकी इक्वालिब्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब गैस इक्वालिब्रियम में प्रेजेंट है, उसके हम एक एटम पर अगर कंसिडर करते हैं तो उसे हम एक बहुत जो है ऐसा कह सकते हैं माइनर सिस्टम हम उसे मान सकते हैं, ठीक है ना। हम पूरी पूरी गैस नहीं लेते, हम सिर्फ एक एटम को यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। एक एटम को हम लेते हैं जो एक छोटा सा सिस्टम है। और ये भी ऑब्वियसली पूरी गैस T टेम्परेचर पर थर्मल इक्वालिब्रियम में है, तो ये भी थर्मल इक्वालिब्रियम में होगा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी ई आई की किसी स्टेट आई में, कोई भी एनर्जी ई आई है आपकी, है ना, इस एनर्जी ई आई की कोई स्टेट है आई, इसमें उस पार्टिकल के, जो पार्टिकल हमने कंसिडर किया है, उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा दी जाएगी। प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा देंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा हम उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। किसी भी स्टेट ई आई में, ith एनर्जी लेवल में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन सब की माध्य ऊर्जा निकाल लें, मीन एनर्जी निकाल लें। तो मीन एनर्जी क्या होगी इन सब की, तो मीन एनर्जी होगी ई बार इज इक्वल टू सिग्मा आई पी आई ई आई, यही तो होगी। मतलब कि यहाँ पर T टेम्परेचर पर किसी एनर्जी लेवल ई आई के ith लेवल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस इक्वेशन से हम देते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी आई है। तो ई आई एनर्जी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पी आई ई आई। और टोटल प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, बस ने इसको सिग्मा कर दिया, ऐड कर दिया पी आई से मल्टीप्लाई करके। तो इस कंडीशन में ये हमने पास निकलेगा। और अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो ई बार जो निकलेगा आपका, दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सिग्मा आई, और पी आई की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो कितना बन जाएगा, ई आई जो मल्टीपल में है इसे, इसके इंटू साथ में कितना है, ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, ये तो ऊपर आ जाएगा। और नीचे की तरफ ऑलरेडी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सिग्मा 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 ही होता है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका सिग्मा आई, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो जाती है मेरे पास। तो इस तरह से हम इसकी टोटल जो है मैंने निकाल ली है प्रोबेबिलिटी, जो मीन एनर्जी इतनी निकल जाती है यहाँ पर आपकी, ठीक है ना। अब हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है,
इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर लें तो वो क्या होता है, सिग्मा ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई होता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिग्मा ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, इक्वेशन थर्ड है आपकी, इसको 4 बोल देता हूँ। ये आपका क्या है, पार्टीशन फंक्शन है, ये आपका पार्टीशन फंक्शन है, संवितरण फलन है आपका। तो पार्टीशन फंक्शन है तो वो इतना होता है, हमारे पास में z की वैल्यू हमें पता है, तो अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखिए क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, विद रेस्पेक्ट टू बीटा, इसको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका डेल अपॉन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ले रहा हूँ मैं, डेल जेड अपॉन में डेल बीटा, दैट्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा आई है ना, और कितना बन जाएगा, डेल अपॉन में डेल बीटा ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, यही तो होगा। यहाँ सॉल्व कर लें इसको, दैट्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल बीटा, तक काम देखो, माइनस का ई आई तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना, क्योंकि ई की पावर ऑफ माइनस बीटा, ये बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो माइनस ई आई बाहर, और अगेन बच जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस का बीटा ई आई, यही तो बचेगा, ठीक है ना। इन डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये कंडीशन मेरे पास मिल जाती है। तो ये बन जाता है माइनस का सिग्मा ई आई ई की पावर ऑफ माइनस बीटा, ये इसको सिग्मा यहीं लगा देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर हो जाती है मेरे पास में 5। ये डेल जेड अपॉन डेल बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर, अब अपन जो यहाँ पर है इस सारी वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, इस वैल्यू को 5 से एंड थर्ड से, इन 4, फ्रॉम थर्ड एंड 5 इन 4, इस 4 में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ मैं यहाँ पर ला करके। तो मीन एनर्जी कितनी होगी, ई बार दैट्स इज इक्वल टू आई ई आई ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई, ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का डेल जेड अपॉन डेल बीटा के बराबर होगा, क्लियर है। तो इसकी पूरी की वैल्यू रख दूंगा, और सिग्मा आई ई की पावर ऑफ माइनस बीटा ई आई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन में जेड डेल जेड अपॉन में डेल बीटा, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी आपके, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दी, और मैं यहाँ से इसको क्या लिख दूँ, देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से ई बार दैट्स इज इक्वल टू, इसको एक इक्वेशन और लिख दूंगा मैं इसको लिख देता हूँ डेल अपॉन में डेल बीटा ऑफ एल एन जेड होगा, बिल्कुल माइनस का, क्योंकि डेल अपॉन डेल बीटा चेंज करूँगा मैं, इसको चेंज करके मैं इसको जो है लिख सकता हूँ, फिर अपन डेल जेड अपॉन डेल बीटा ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, भाई डेल जेड अपॉन डेल बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 1 अपॉन जेड, और डेल जेड अपॉन डेल बीटा बन जाए, मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। तो छठी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से ये वैल्यू 6 इक्वेशन निकाल दी, बट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन के टी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अपन डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में इसको कर रहा हूँ। तो कितना बन जाएगा ये, डेल बीटा अपॉन में डेल टी, यही तो होगा, डेल बीटा अपॉन डेल टी, और डेल अपॉन डेल टी ऑफ 1 अपॉन के टी, यही होगा। जब सॉल्व करूँगा इसको मैं, तो डेल बीटा अपॉन में जो डेल टी होगा दैट्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में है ना के टी है, तो 1 अपॉन में के टी स्क्वायर, यही तो बचेगा, इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। ये डेल बीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाली, माइनस का 1 अपॉन में के टी स्क्वायर आ गया ये। अब मीन एनर्जी निकालते हैं अपन, तो मीन एनर्जी में इसकी वैल्यू में पुटअप करने जा रहा हूँ। तो मीन एनर्जी में इसकी वैल्यू कैसे पुटअप करूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 को देखो मैं इस प्रकार रीअरेंज करता हूँ, किस तरह से, फ्रॉम इक्वेशन 6 मीन एनर्जी ई बार दैट्स इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल टी है ना, और सॉरी डेल अपॉन डेल जेड, और कितना है एल एन जेड है ना, और साथ में लिख दूँ इसको मैं डेल जेड अपॉन में डेल बीटा, लिख सकता हूँ बिल्कुल इसको मैं इस प्रकार से, और डेल जेड अपॉन में यहाँ से डेल बीटा निकाल लिया है ना, डेल जेड अपॉन में डेल बीटा इसको कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ डेल जेड अपॉन में डेल बीटा निकाल दिया। अब यहाँ से इसको टी के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, सॉरी इसको टी के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ मैं, है ना, डेल अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन में डेल टी, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करना है, तभी तो मुझे मीन एनर्जी मिलेगी। तो ई बार दैट्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, जो माइनस का डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड तो ऐसा कैसा है,
और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। देखो माइनस का डेल अपॉन डेल टी ऑफ एल एन जेड, ये तो एज इट इज़ है, ठीक है ना। और डेल टी अपॉन में डेल बीटा अपॉन डेल टी इतना है, तो ये बन जाएगा माइनस का के टी स्क्वायर होगा कि मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा इसका क्रॉस, तो ये हो जाएगा ई बार दैट्स इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल टी ऑफ एल एन जेड, और साथ में कितना है ये यहाँ लिख दूँ इसको मैं, ये बन जाएगा आपका के टी स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा के टी स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू ई बार। ये हमारे पास में आती है मीन एनर्जी, ई बार दैट्स इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन जेड। तो अपन अब निकाल लें पर मोल टोटल एनर्जी, ये तो इसकी निकाली थी अपन एक एटम की, तो पर मोल टोटल एनर्जी पर मोल है ना, पर मोल के लिए निकालता हूँ मैं इसको, ये तो मैंने एक एटम के लिए निकाली थी। तो टोटल एनर्जी पर मोल क्या होगी, इसको मैं ई नॉट कह देता हूँ, है ना। और ये बन जाएगा आपका एन ई बार, यहाँ नंबर एन क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स है, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसको रख दूंगा, तो ये बन जाएगा टोटल एनर्जी पर मोल ई नॉट दैट्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो एन के टी स्क्वेयर और डेल अपॉन में डेल टी ऑफ एल एन जेड, यही होगा। और ये इक्वेशन जो आती है इक्वेशन नंबर 8 होती है, और ये इक्वेशन बनती है मेरे पास में क्या जो है टोटल एनर्जी पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। हम हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं इसकी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो उसके लिए हम जानते हैं, यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ। हीट एनर्जी हम जानते हैं, हीट एनर्जी क्या होती है, नंबर सेकंड। अब मैं निकाल रहा हूँ, पहले मीन एनर्जी निकाली, अब हीट एनर्जी निकालता हूँ। तो हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी निकाल लेता हूँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, ठीक है। हीट कैपेसिटी निकाल लेता हूँ मैं। तो हीट कैपेसिटी हम जानते हैं, जो किसकी डेफिनेशन से, जो आपकी जो ये है यहाँ पर सीवी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी बोलते हैं उसको। तो सीवी हम पढ़ चुके हैं, सीवी इज इक्वल टू एन डी ई बार अपॉन में डी टी, एन ये बन जाएगा डेल ई बार अपॉन में डेल टी, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी टेम्परेचर रेस्पेक्ट में जो टोटल एनर्जी में मीन एनर्जी में चेंजेस होता है उसे अपना हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी डेफिनेशन से ले लिया इसको मैंने और यहाँ पर जो है मैंने वैल्यू रख दी। हमारे पास ई बार की वैल्यू कितनी आई थी, तो ई बार की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, इस वैल्यू को मैं पुटअप कर रहा हूँ इसके अंदर। तो कितना बन जाएगा आपका सी वी दैट्स इज इक्वल टू, ये एन तो था इसे, और डेल अपॉन में डेल टी ये भी है ना। और ई बार की जगह ई बार की वैल्यू तो कितनी है ये, तो इसको मैं लिख दूँ, ई बार की वैल्यू लिख देता हूँ। तो कितना है आपका माइनस का डेल अपॉन में डेल बीटा और एल एन जेड, यही तो होगा, ठीक है, यही तो है डेल अपॉन डेल टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इस ई की वैल्यू रख दी मैंने, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका, यहाँ से क्या लिख दूँ इसको मैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख, देखो माइनस तो बाहर निकाल लूँ तो सी वी इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का एन, और इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से डेल अपॉन में डेल टी है, और यहाँ से इसको मैं लिख दूँ डेल अपॉन में डेल, यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए डेल अपॉन में डेल बीटा है यहाँ से, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ कितना, डेल अपॉन में डेल बीटा बना देता हूँ, और ये एज इट इज़ है ना, एल एन जेड, ये ऐसा कैसा है ना, और साथ में कर दूँ डेल बीटा अपॉन में डेल टी, लिख सकता हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल बीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, तो कितना बन जाएगा, तो सी वी इज इक्वल टू, यूज़ इक्वेशन 7 है ना, इसमें 6 को यूज़ किया था, अब 7 को यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, एन अपॉन में के टी स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा ऐसा कैसा, है ना, क्योंकि डेल बीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू और के टी स्क्वायर है, तो एन अपॉन में के टी स्क्वायर बाहर, और ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा डेल टू अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर एल एन जेड, ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये होती है आपकी क्या, हीट कैपेसिटी, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 9th इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास में, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ निकाल देता हूँ मैं 3rd नंबर एंथैल्पी।
तो थर्ड नंबर निकाल लेता हूं मैं एंथैल्पी। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूलेज यूज़ कर रहा हूँ, हम इस सब चीज़ को आगे जाके डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। और हम जानते भी है एंथैल्पी जो होती है H इज इक्वल टू एन मीन एनर्जी प्लस साथ में होता है आपका PV, यही तो होता है। ई बार की वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट है, दे रखी है हमें ई बार की वैल्यू। अब मैं बोल देता हूँ पर मोल के लिए, पर मोल के लिए क्या हो जाता है आपका, यहाँ से PV इज इक्वल टू कितना बन जाता है nRT, n इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ तो ये RT या R की जगह KT लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ये K अलग है ना, ये गैस कांस्टेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और एक K होता है स्मॉल K, वो होता है आपका क्या, वो होता है वोल्टेजमैन कांस्टेंट। तो उसको रख दूँ यहाँ पर मैं, तो H इज इक्वल टू n तो है और ये बन जाएगा ई बार प्लस साथ में कितना हो जाएगा ये KT, यही तो हो जाएगा। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुटअप कर दिया तो ई बार प्लस KT आ गया आपका। और यहाँ से ई बार की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, है ना, NKT, इसको जो इक्वेशन नंबर हमारे पास में ये है 8 के पहले वाली इक्वेशन है, उस ई बार की वैल्यू मैं वहाँ से पुटअप कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर, ऐसे कैसे यहाँ पर, तो H इज इक्वल टू n तो था ही सही, ई बार की जगह ई बार की वैल्यू कितनी है, तो KT स्क्वायर है और साथ में कितना है डेल ओवर डेल T और कितना है ln z प्लस KT, यही है। ठीक है ना, ln z प्लस KT यही है। अब n से अंदर मल्टीप्लाई या इसमें से काम करें, NKT सब में से कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो NKT कॉमन निकालूंगा, पर मोल की बात करिए इसलिए मैंने इसमें n नहीं लिखा, ये वाला यूज़ किया। अगर n मोल की बात करें तो वो लिखता वहाँ पर मैं। तो H इज इक्वल टू, तो n और KT सब में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ये बच गया आपका यहाँ से 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये KT कॉमन निकला, T बचा, डेल अपॉन में डेल T ऑफ ln z, ये बन जाता है। ये सारी चीज़ याद रखने की है, ये होती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। ठीक है ना, वो इक्वेशन 8, ये सारी इक्वेशन हमें याद रखने की ताकि हमें बार बार बीच में काम में आने वाली है। तो ये मैं जानता हूँ, इसको प्रूव भी करेंगे। एंथैल्पी को हम जानते भी, ये फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया और मैंने ये एंथैल्पी भी इसकी निकाल दी, तो ये एंथैल्पी निकल गई आपके। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि को हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है हम इसके लिए एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं, बट एंट्रोपी मैं यहाँ निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि एंट्रोपी हमें यहाँ पर निकालना नहीं है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। तो यहाँ से अब मैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालता हूँ मैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होगी, तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है F इज इक्वल टू E माइनस TS, ये होता है F इज इक्वल टू ई बार माइनस TS, ये होता है, ये इसका फार्मूला होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का, F इज इक्वल टू ई बार माइनस TS। ठीक है ना, एस क्या कहलाती है, एस जो है यहाँ पर आपकी ये कहलाती है एंट्रोपी, उसको मैंने यहाँ पे प्रूव नहीं किया है। ठीक है ना, बट एस का फार्मूला मैं यहाँ पे ज़रूर यूज़ करूँगा, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो एफ इजिकल टू वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ये वाली ई बार की वैल्यू, तो एफ इजिकल टू कितना होता है, ई बार की वैल्यू ये होती है KT स्क्वायर, बिल्कुल है, और डेल ओवर डेल T ये भी है, और साथ में कितना है ln z है, बिल्कुल यहाँ से। और यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, किसकी, यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ST माइनस TS की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है ना, तो इस TS की वैल्यू में रख देता हूँ, तो S की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है यहाँ से, है ना, S की वैल्यू कितनी होती है, तो S की वैल्यू जो होती है वो होती है NK ln z, ये जो S है ना आपका यहाँ पर, S जो है S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर जो ये S की वैल्यू है आपकी, S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी, और वो होती है आपकी यहाँ से S की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू निकाल लिखने जा रहा हूँ मैं, तो NK होता है। ठीक है ना, और इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है, तो इन द ब्रैकेट ये बनता है ln z प्लस T डेल अपॉन डेल T ln z प्लस T डेल अपॉन में डेल T ln z प्लस T डेल अपॉन में डेल T ln z हो जाता है।
तो ये LNZ बन जाता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये अपन ने n यहाँ निकाल दी क्वांटिटी है, ये S की वैल्यू। तो n बराबर 1 मोल के लिए यहाँ पर मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूँ और इस वैल्यू को ऐसा पुटअप कर रहा हूँ उसको, तो T का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, KT LNZ हो जाएगा। और फिर इस T का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना बन जाएगा, माइनस का KT स्क्वायर और कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल T LNZ हो जाएगा। और इससे ये टर्म ऐसे कैसे कैंसिल, तो फ्री हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का KT LNZ, इक्वेशन नंबर 11 आ जाती है। तो F इजिकल टू माइनस का KT LNZ, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। और यहाँ पर ये होता है आपका इतना, अगर मैं n मोल की बात करूँगा तो n मोल के लिए क्या बन जाएगा, ये NKT बन जाएगा फॉर n मोल गैस के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आती है। हम यहाँ से इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना, गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ज़रा बताओ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी यहाँ से, हम गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इनके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगली जो अपने पास में है गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि आगे सारी की सारी काम में आने वाली है और हम प्रूव भी करेंगे इसको कि भी कहाँ से क्या आया है गिब्स फ्री एनर्जी। कुछ फार्मूले हमने डायरेक्ट उठाए थर्मोडायनामिक्स से, तो हमें डायरेक्ट भी याद रखने हैं यहाँ पर, है ना, कि काम में आने वाली चीज़ें हैं, हम उसको यहाँ अभी प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, G इजिकल टू ई बार प्लस PV माइनस TS, G इजिकल टू ई बार प्लस PV माइनस का TS, ये होती है। ठीक है ना, तो ई बार माइनस TS किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है ना। तो ये देखो ई बार माइनस TS इजिकल टू F, मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो F और साथ में प्लस कितना बन जाता है, ये PV बन जाता है। और PV इजिकल टू क्या होता है, अभी हमने कहा था कुछ देर पहले nRT होता है ना। तो G इजिकल टू F प्लस NKT, n मोल के लिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। और F की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, कितनी है आपकी F की वैल्यू, तो F की वैल्यू माइनस NKT, n मोल की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं इसको NKT रख रहा हूँ। तो माइनस का NKT LNZ और प्लस का NKT, यही होगा। और NKT कॉमन निकाल लें इसमें से, तो NKT कॉमन निकालने पर क्या मिल जाता है, 1 माइनस LNZ, ये मिल जाता है मुझे। ठीक है ना, तो एक गिब्स फ्री एनर्जी आती है और ये वैल्यू हमारे पास जो जूल पर मोल में इसकी एनर्जी हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट एनर्जी की यहाँ पर बात कर सकते हैं और डिफरेंट एनर्जी की बात करके उसको हम यहाँ एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगला इसके अंदर जो है, अब हम यहाँ सॉल्व करें तो अगला हमारे पास में है यहाँ पर देखिए आगे क्या है हमारे पास में, तो आगे हम डिस्कस करते, तो आगे हमारे पास में यहाँ पर जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ये दोनों, ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में ये है, हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ हमने देख लिया था, फर्स्ट लॉ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट लेंगे। मैं बता दूंगा कैसे आया है, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में 11th में। तो देखो ये क्या होती है, दी गई हीट होती है, ठीक है ना, ये किया गया वर्क होता है और ये इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी हम किसी सिस्टम को देते हैं, तो उस सिस्टम की एनर्जी का, जितनी भी हीट हम देते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम की हीट का एक पोर्शन तो क्या करेगा, वर्क क्रिएट करेगा, और सेकेंड पोर्शन क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है ना, एक पोर्शन क्या करेगा आपका, एक पोर्शन तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल क्यू, मतलब दी गई हीट का एक पोर्शन तो क्या करेगा, एनर्जी वर्क क्रिएट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। तो ये अपने पास में डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास में। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ये होती है, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की वर्क से और हीट से यहाँ पर इक्विवेलेंसी
क्रिएट होती है, परंतु यहाँ से हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ से कि किस दिशा में आपकी करंट फ्लो होगी। यहाँ पर यदि डेल यू बराबर 0 तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू, जिसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है डेल यू बराबर अगर 0 कर दें, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना हो अगर, तो डेल डब्ल्यू बराबर डेल क्यू या डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, मतलब जितना भी वर्क करेंगे वो हीट में, और जितनी भी हीट देंगे वो वर्क में यहाँ पर हो जाएगी कन्वर्ट, और हमारे पास इंजन की कैपेसिटी 100% हो जाएगी। बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। अब इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास में एक इनफाइनाइटसिमल जो है अपन लेस अपन चेंजेस करते हैं इसमें। तो इनफाइनाइटसिमल लेस चेंजेस के लिए कोई हमारे पास थर्मोडायनामिक हमारे पास सिस्टम है ना, हमारे पास कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, लेस उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो लेस चेंजेस करने से वो कहाँ से कहाँ पर अपनी कंडीशन ए से कहाँ तक पहुँच जाता है, वो किसी कंडीशन बी तक प्रोसेस हो जाता है। यदि ए की एनर्जी ए पर उस सिस्टम की एनर्जी यू ए है और पॉइंट बी पर सिस्टम की एनर्जी यू बी है, देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यू बी कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, यू बी माइनस यू ए, दैट्स इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को वापस से रिवर्स करते हैं मतलब हम वापस से क्या करते हैं, इस स्टेट ए से स्टेट बी तक आते हैं। तो अब एनर्जी इनिशियल कंडीशन क्या है, यू बी, फाइनल कंडीशन क्या है, यू ए। बट अब हम यू ए को यू ए डैश नहीं कहता हूँ, है ना, मैं यू ए को यू ए नहीं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, अगर नहीं होगी तो लास्ट में यू ए डैश के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह देता हूँ कि अगर अब एनर्जी यू ए डैश हो जाती है इसकी बी से ए तक आने में, तो ये बन जाएगा फाइनल यू ए डैश माइनस इनिशियल, अब इनिशियल यू बी तो है, और अब क्या होगा, यहाँ पर पहले वाले में अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया था तो वापस जाते वक्त क्या करेगा, वो हीट को रिलीज़ करेगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस का डेल डब्ल्यू, क्योंकि पहले आपने एक प्रोसेस में कंप्लीट किया था, आप अपोजिट प्रोसेस में इसको कंप्लीट कर रहे हो। तो यही कंडीशन होगी, पहले हीट एब्जॉर्ब हुई थी, अब हीट रिलीज हुई इसलिए नेगेटिव, और प्रोसेस चूंकि अपोजिट हो चुकी इसलिए वर्क को भी क्या कर दिया मैंने, माइनस डेल डब्ल्यू लिख दिया, क्योंकि पहले हमने वर्क किया, अब हमें वर्क क्या होगा, फाइंड होगा, हमें वर्क प्राप्त होगा इस सिस्टम के थ्रू, है ना, मतलब हम वर्क करवा सकते हैं इससे, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें। जब फर्स्ट और सेकेंड को मैं ऐड करता हूँ तो यू बी माइनस यू ए और प्लस यू ए डैश माइनस यू बी, यही है। यहाँ से इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू और माइनस का डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ऐड कर दिया मैंने इन दोनों को, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, बराबर 0 हो गया, और ये भी इससे कैंसिल, तो यू ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, यू हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस एनर्जी को हम ये बोल रहे थे लास्ट में एनर्जी चेंज हो जाती है, एक्चुअली वो यू ए डैश एनर्जी क्या है, वो इसकी पहले वाली एनर्जी जब ए पॉइंट पर पार्टिकल था उसकी एनर्जी के इक्वल ही है। इसका मतलब जितनी भी एनर्जी चेंज हुई है वो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वापस से बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार का सिस्टम कहलाता है आपका रिवर्सिबल सिस्टम। जैसे हम कहें कि आपका जो थर्मल इक्वाई थर्मल जो प्रोसेस होता है, हम इक्वाई थर्मल प्रोसेस करते हैं, है ना, या इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये क्या है आपका, एक तरह से रिवर्सिबल सिस्टम ही है। जैसे कि हम हमने एक सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर में हमने कोई गैस भर दी और पिस्टन की सहायता से इसको रिलीज़ कर रहे हैं। ये इसकी जो दीवारें हैं ये टोटली क्या है, टोटली कंडक्टर है, पूर्णतः चालक है, ये टोटली कंडक्टर है ये। तो हम इसको जब रिलीज़ करेंगे तो एटम्स दूर दूर जाएंगे, जब दूर दूर जाएंगे तो इनकी ये वर्क करेंगे दूर दूर जाने के लिए, किसके अपोजिट वर्क करेंगे, इनके बीच जो अट्रैक्शन है उसके अपोजिट। तो यहाँ पर इसकी जो हीट होगी, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बट ये कंडक्टर है तो आपका जो चारों तरफ का जो सराउंड है उस सराउंड से क्या कर लेगा, उतनी जितनी भी हीट में यहाँ पर कमी हुई है, डिक्रीजनेस हुई है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी एनर्जी वैसी की वैसी बनी रहेगी। अगर हम इसको कंप्रेस भी करते हैं तो एटम्स पास पास आएंगे, एक दूसरे साथ कोलिजन करेंगे तो हीट यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितनी भी हीट इंक्रीज होगी वो किसको, चारों तरफ के सराउंड को दे दी जाएगी। तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हर टाइम यू ए डैश यू ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो आपका एडियाबैटिक सिस्टम होता है, एडियाबैटिक सिस्टम भी क्या होता है, इस तरह से रिवर्सिबल ही होता है। जब एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है
है ना। पिस्टन भी टोटली क्या है, इंसुलेटर है। इस जो जिस सिलेंडर की जो वॉल्स है ये भी क्या है, बेस और वॉल्स ये भी टोटली क्या है आपकी, इंसुलेटर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पर एटम्स दूर दूर जाते हैं तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। हीट क्या हो जाती है, इसकी फॉल हो जाती है। मतलब टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर भी क्या होता है, फॉल हो जाता है। बट हम वापस से इसको उसी पॉइंट तक क्या करें, कंप्रेस करें, तो वापस से एटम एक दूसरे से कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने से जितनी हीट इसमें लॉस हुई थी उतनी हीट इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी क्या है, वापस से वही एनर्जी मिल जाती है इसको उसी प्रोसेस पर लाने पर। तो ये आपका कौन सा सिस्टम होता है, रिवर्सिबल सिस्टम होता है। इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होते हैं, इरिवर्सिबल सिस्टम में यहाँ पर जो है ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। मतलब कभी भी सिस्टम होता है वो अपनी इनिशियल एनर्जी को वापस से फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपका फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन है, और आपका कंडक्शन है, संवहन है, रेडिएशन है। इनके थ्रू जो क्या हो जाता है, कंडक्शन, संवहन, रेडिएशन, इनके थ्रू क्या हो जाता है, इनके थ्रू हीट में थोड़ा लॉस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है वो वापस से फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाता है, आपका इरिवर्सिबल सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम ये कहें कि ये कि है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम जिन स्टेप से गुजरा था, है ना, उसको वापस से उन्हीं स्टेप से गुजारने पर वापस से अपनी इनिशियल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, वो इरिवर्सिबल सिस्टम होता है। और जो वापस से अपनी एनर्जी को फाइंड आउट कर लेता है वो रिवर्सिबल सिस्टम होता है। बट रिवर्सिबल एक कोई कल्पना मात्र है, एक एज्यूमिनेशन है, बाकी ऐसा कभी भी कोई सिस्टम पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं हो सकता है।